हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम यूपी टेट प्रीवियस ईयर के लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पेपर फर्स्ट के लिए है ये वीडियो। देखिए, ये जो है हिंदी के क्वेश्चन जो है, तो ये सारे क्वेश्चन 18 नवंबर 2018 में जो यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था, तो सारे क्वेश्चन उसमें के हैं। तो चलिए इसमें जो है हम हिंदी वाले क्वेश्चन 30 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 31 से लेकर के 60 तक के क्वेश्चन। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। आने वाला एग्ज़ाम जो जुलाई 2026 में है, तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में, तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। आइए देखिएगा, इसमें पहला वाला क्वेश्चन देखिए, यानी 31 नंबर क्वेश्चन कि कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो देखिएगा कि कवि और कौन जो है उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये जोड़ा है, तो ये सही नहीं है। अब व्याख्या में देखिए कि उद्धव शतक जगन्नाथ रत्नाकर की रचना है। उद्धव शतक जो है तो जगन्नाथ रत्नाकर की रचना है, ना कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अन्य कवि अपनी रचनाओं के साथ सुमेलित हैं, जैसे और कवि हैं तो ये अपनी रचनाओं के साथ सुमेलित हैं। जैसे परिमल तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, शब्द रसायन तो ये देव की है, और शिवराज भूषण तो ये भूषण की रचना है। लेकिन ये उद्धव शतक तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है, जबकि जगन्नाथ रत्नाकर की रचना है। तो हरिश्चंद्र जो है गंगा अवतरण, हिंडोला, कलकासी, वीराष्टक आदि जगन्नाथ रत्नाकर की रचनाएं हैं। ये सभी रचनाएं जो है तो ये जगन्नाथ रत्नाकर की रचनाएं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो ये जोड़ा सुमेलित नहीं है। सो डी इज राइट आंसर। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है। तो देखिए इसमें इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए दर्शन दिग्दर्शन राहुल सांकृत्यायन के दर्शन विवेचन से संबंधित पुस्तक है। दर्शन विवेचन से संबंधित पुस्तक, तो ये राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक से दर्शन दिग्दर्शन जो है तो ये संबंधित है। अब अन्य युग्म संबंधित लेखों के साथ सुमेलित है, यानी जो डी वाला ऑप्शन है यही सुमेलित नहीं है, बाकी जो युग्म है तो ये तीनों जो है सही हैं। तो देख लीजिए कि बोलगा से गंगा ये राहुल सांकृत्यायन की है। सूरज का सातवां घोड़ा तो ये धर्मवीर भारती की रचना है। आर्यों का देश, आर्यों का आदि देश तो ये डॉक्टर संपूर्णानंद की है। लेकिन दर्शन दिग्दर्शन, तो दर्शन दिग्दर्शन जो है तो ये राहुल सांकृत्यायन की दर्शन विवेचन से संबंधित पुस्तक है। सो डी वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो देखिए इसमें विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो हाँ, मेरा यही विचार है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है। तो देखिए इसमें कि सी में हाँ के बाद अल्प विराम चिन्ह, जैसे ये देखिए लगना चाहिए, यथा हाँ मेरा यही विचार है। अतः वाक्य सी जो है तो ये अशुद्ध है, बाकी सभी वाक्य जो है तो ये शुद्ध होंगे। तो सी वाला जो है अशुद्ध पूछा गया है, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। तो देखिए भिन्न अर्थ और प्रकृति का शब्द जो है तो ये है अधुनातन। अधुनातन शब्द का अर्थ है आज तक का घटित काल, जबकि अन्य तीन शब्दों के अर्थ लंबे समय से चले आ रहे सतत कालखंड से हैं। तो कौन सा शब्द भिन्न अर्थ से प्रकृत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला वाला क्वेश्चन है कि अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा। तो अर्वाचीन शब्द का विलोम जो है तो इसका विलोम होगा प्राचीन। अर्वाचीन शब्द का विलोम तो इसका हो जाएगा प्राचीन। देखिए अर्वाचीन शब्द का अर्थ है नवीन, जिसका विलोम शब्द होगा प्राचीन। अद्यतन का अनद्यतन तथा अधुनातन का पुरातन विलोमार्थी शब्द है। नेक्स्ट देखिए व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अब व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पूछा गया है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विराहणी। देखिए व्याकरण की दृष्टि से विराहणी शब्द अशुद्ध है, जिसका शुद्ध रूप है विरहिणी। विरहिणी यानी हाँ में जो है तो छोटी की मात्रा लग जाएगा। तो देखिए ये वाला जो है शब्द ए वाला ऑप्शन जो है तो ये अशुद्ध हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। अब गलत युग्म ढूंढिए। लुटिया डूबना, सारा काम चौपट होना, सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा काम करना, तो यही वाला जो है युग्म गलत होगा। देखिए सब्ज बाग दिखलाना का सही अर्थ है लालच देकर बहकाना, ना कि हरा भरा करना। अतः युग्म जो है तो ये भी गलत होगा।
सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए और जातन की झाई पर है श्याम हरित दूती होए। उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? देखिए इसमें जो है 38 नंबर वाले क्वेश्चन में सी और डी जो है तो ये दोनों ही उत्तर सही हैं, यानी श्लेष और रूपक अलंकार दोनों होगा। अब देखिए व्याख्या देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत बड़ी व्याख्या दी गई है इसमें कि सी और डी जो है तो ये दोनों ही सही उत्तर हैं। बिहारी का यह दोहा श्लेष और रूपक अलंकार का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। श्लेष अलंकार के अंतर्गत शब्द का एक ही अर्थ होता है जो दो या दो से अधिक शब्दों पक्षों में लागू होता है तथा उनके पर्यायवाची शब्दों के प्रयुक्त होने पर भी अर्थ अपरिवर्तित रहते हैं। जैसे यहाँ पर बिहारी राधा की वंदना करते हुए उनसे अपनी सांसारिक बाधाओं के निवारण की प्रार्थना कर रहे हैं। साथ ही में राधा की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे नगरों में विचरने वाली कृष्ण की प्रिय राधा, तुम मेरी सभी सांसारिक कठिनाइयों का नाश करो, क्योंकि तुम्हारी केवल परछाई की छाया मात्र से ही श्याम की छवि हरित हो जाती है, अर्थात वे उमंग के सागर में डूब जाते हैं। तो दूसरे अर्थ के संदर्भ में राधा के स्मरण मात्र से ही व्यक्ति को प्रेमाध्यात्मक का विराट वातावरण उपलब्ध होता है, जहाँ पर मोक्ष रूपी आनंद में डूब जाता है। तो इसमें देखिए उपर्युक्त दोहे में अलंकार तो सी श्लेष और रूपक दोनों अलंकार होगा। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन 39 नंबर कि गौशाला में कौन सा समास है? तो गौशाला में जो है तो तत्पुरुष समास होगा। देखिए गौशाला का विग्रह करने पर गाय के लिए शाला यानी स्थान प्राप्त होगा, तो अतः यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास है। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि देशभक्ति में कौन सा समास है? तो देशभक्ति में तत्पुरुष समास है। देशभक्ति का विग्रह करने पर देश की भक्ति जो है अर्थ प्राप्त होता है, अतः यहाँ संबंध तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। सो सी वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब 41 नंबर क्वेश्चन देखिए कि प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? प्रागैतिहासिक में पूछा गया है, तो प्रागैतिहासिक में उपसर्ग पूछा गया है, यानी शब्द से पहले लगने वाले, जैसे कोई ये देखिए तुलसीदास दिया गया है, तो इसमें जी मान लो पूछा जाए उपसर्ग, तो जो पहले लगता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं, जो बाद में आता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो देखिए प्रागैतिहासिक में पहले क्या आ रहा है? तो प्राक आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रागैतिहासिक में प्राक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जो व्यंजन संधि के प्रभाव से प्रागैतिहासिक शब्द के रूप में उच्चारित होता है। यथा प्राक धन ऐतिहासिक बराबर प्रागैतिहासिक। अब प्रागैतिहासिक में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे व्यंजन संधि होगी, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि तुलसीदास किसकी कविता है? अब तुलसीदास कविता पूछा गया है, तो देखिए तुलसीदास जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की छायावाद के सलाहकार पुरुष सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 1938 में लिखी गई कविता है। तुलसीदास यह निराला की सर्वाधिक कठिन कविता मानी जाती है। इनकी अन्य महत्वपूर्ण कृतियाँ, अब देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की और भी महत्वपूर्ण कृतियाँ दिया गया है, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अड़िमा आदि। तो तुलसीदास जो है किसकी कविता है? तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। सो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। अब बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? तो बहिष्कार का संधि विच्छेद है बहि धनकार बराबर बहिष्कार, यहाँ पे विसर्ग संधि होगा। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो वैदेही वनवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत वैदेही वनवास राम द्वारा सीता के निर्वासन की कथा का मर्मात्मक वर्णन करता है। एक प्रबंध काव्य है। इसकी रचना 1941 ईस्वी में की गई। हरिऔध द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं प्रिय प्रवास कवि, सम्राट वैदेही वनवास, पारिजात, रस कलश, चुमते चौपदे चोखे और चौपदे ठेठ हिंदी का ठाठ आदि। तो वैदेही वनवास पूछा जाए तो किसकी रचना है?
तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द कौन से हैं? तो देखिए पहिया, पहिया जो है तो ये पुल्लिंग शब्द है। देखिए कि पहिया शब्द पुल्लिंग के रूप में वाक्य संरचना में कृत के साथ संयोजित होता है। यथा समय का पहिया तो सदैव घूमा करता है। तो पहिया शब्द जो है ये पुल्लिंग है। ये रहा 45 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन। अब 46 से लेकर के 47 यानी 2 क्वेश्चन जो है तो गद्यांश को पढ़कर इसमें उत्तर देना है। अब देखिए गद्यांश में कि अस्पष्टता, आत्मविश्वास विषय की अच्छी पकड़ है और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है, जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। एक दिन में कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता तथा भाषा पर अनायास ही किसी की पकड़ नहीं हो पाती। इसी अभ्यास से स्वामी विवेकानंद ने जिस संप्रेषण कला का विकास किया था, उसने विश्व धर्म सम्मेलन में लाखों अमेरिका निवासियों को चकित और मोहित कर दिया। तो देखें पूछा गया है कि संप्रेषण कला क्या नहीं है। अब देखिएगा कि संप्रेषण कला जो है तो क्या नहीं है, पूछा गया है। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि संप्रेषण कला क्या नहीं है, तो नहीं है। तो देखिए इसमें देखिए गद्य में क्या नहीं है, तो देखिएगा इसमें आत्मविश्वास, तो आत्मविश्वास तो गद्य में दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि प्रभावशाली, तो प्रभावशाली भी है। और उसके बाद देखिए कि विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना, तो ये भी है। ये देखिए विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना। लेकिन देखिए इस गद्य में कहीं भी जो है अलंकरण जो है तो ये नहीं दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि संप्रेषण कला क्या नहीं है, तो अलंकरण नहीं है। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देख लीजिए व्याख्या में कि गद्यांश के अनुसार अस्पष्टता, आत्मविश्वास और विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है। इस प्रकार अलंकरण संप्रेषण कला नहीं है। सो ए वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला वाला देखिए उसी गद्यांश से ये क्वेश्चन दिया गया है कि संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? तो संप्रेषण कला का विकास जो होता है वो अभ्यास से होता है। देखिए कि संप्रेषण कला का विकास निरंतर अभ्यास से होता है। गद्यांश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संप्रेषण कला निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। सो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? देखिए इसमें कहा गया क्वेश्चन में कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दिए गए विकल्पों में ए या जो जिसको हम कहते हैं ए वाला ऑप्शन में या दिया गया है, या जो है तो ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, अपितु अंतस्थ व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन होते हैं छ, त्रि, क्या तथा श्रा। तो ये जो व्यंजन होते हैं ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। लेकिन इसमें कहा संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, तो या जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन है कि मृत्युंजय पद में कौन सा सही है? मृत्युंजय पद में कौन सा सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्विगु, यानी बहुव्रीहि। मृत्युंजय शब्द में बहुव्रीहि समास है। इसका समास विग्रह मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला अर्थात शिव। जब 2 शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। इस समास में दोनों शब्द प्रधान नहीं होते और समस्त पद किसी अन्य संज्ञा की ओर संकेत करता है। तो मृत्युंजय पद में जो है कौन सा समास है? देखिए सही जो है, सही की जगह समास हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि समास। अगला है अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? तो अलंकार में अलम, अलम धनकार बराबर अलंकार, यानी डी वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यह पुस्तक किसकी है? में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। तो देखिए यह पुस्तक किसकी है, किसकी में कि सार्वनामिक विशेषण। पुस्तक जो है तो विशेष है, एक वचन स्त्रीलिंग। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विश्लेषक शब्द का विलोम होगा। तो विश्लेषक शब्द का विलोम होगा ऑप्शन नंबर बी, संश्लेषक।
अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन है कि जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिएगा इसमें कि जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है तो उसे हम कहते हैं दंत्य। जिन ध्वनियों का उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे हम दंत ध्वनियाँ कहते हैं, जैसे ता वर्ग की व्यंजन ध्वनियाँ। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 54 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। देखिए तालब्य सा, मूर्धन सा तथा दंती सा, ये जो हैं तुम ऊष्म व्यंजन है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला वाला 55 नंबर क्वेश्चन देखिए अत्यधिक का विलोम क्या है। तो अत्यधिक का विलोम होगा अत्यल्प, यानी अत्यधिक का अर्थ है अधिक मात्रा से भी ज़्यादा, जिसका सटीक विलोम होगा अत्यल्प, यानी जितना कम हो सके। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रित का विलोम क्या है। तो रित का विलोम है अनृत। रित शब्द का विलोम अनृत। रित शब्द का अर्थ ठीक से जुड़ा हुआ, सत्य, सही या सुव्यवस्थित होता है, और अनृत्य का अर्थ असत्य, गलत या अव्यवस्थित होता है। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रित का विलोम होगा अनृत्य। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए कि संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सम। सम धन कल्प बराबर संकल्प। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा। तो इस वाक्य का वाच्य होगा भाववाच्य। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषयकर्ता कर्म भाव है, वाच्य कहते हैं। क्रिया का ऐसा रूपांतरण जिससे वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध होता हो तो वो भाववाच्य कहलाता है। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य में अस्वस्थता रूपी भाव की प्रधानता है, अतः यहाँ भाववाच्य का होना निश्चित है। अगला है कि तद्भव और तत्सम का कौन सा मेल गलत है। देखिए लौंग लवंग, आत आत्र, लुनाई लवणता, आयसु आदेश। तो बी एंड सी यानी दिए गए युग्म में लुनाई लवणता का मेल गलत है और अन्य युग्म सही है। लवणता का अर्थ सुंदरता होता है, जबकि लुनाई का तत्सम लवणता होगा। अब तद्भव तत्सम की दृष्टि से आत आंत्र। अब देखिए सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन कि लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। तो लेखक और उसकी रचना का जो जोड़ा गलत होगा तो होगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र। देखिए स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है, जिसमें स्कंदगुप्त तथा देवसेना के पवित्र प्रेम का वर्णन है, अतः विकल्प सी का युग्म जो होगा ये गलत हो जाएगा।